बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 12। अगर आप रिकॉल करें तो हम लोग जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर में जो लास्ट टाइम हमने चीज़ देखी थी दैट वाज सिमेंटिक एनालाइज़र, और मैंने आपको बताया था कि सिमेंटिक एनालाइज़र का कंपाइलर के अंदर क्या रोल होता है, और हमने इसकी डिफरेंट जॉब्स भी देखी थी। लेक्चर नंबर 12 में तो आज हमने इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के बारे में डिस्कशन करनी है, लेकिन इससे पहले लेक्चर नंबर 11 में के लास्ट में हमारे पास एक टॉपिक था टाइप्स ऑफ एरर डिटेक्टेड बाय सिमेंटिक एनालाइज़र। और मैंने आपको कहा था कि ये जो हमारे पास कुछ टाइप ऑफ एरर हैं जो सिमेंटिक एनालाइज़र जो है बेसिकली कंपाइलर के बैक एंड के ऊपर जो है इन एरर्स को डिटेक्ट कर रहा होता है। तो मैंने आपको कहा था कि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में विद एग्जांपल्स देखेंगे। तो मैं आज आपको ये विद एग्जांपल्स जल्दी से इसको मैं गो थ्रू करूँगा, और मैं आपको एक एक टाइप ऑफ एरर जो है, असल में ये टाइप ऑफ एरर हम इस सेंस में कहते हैं कि जब आप कोई सिमेंटिक मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो सिमेंटिक मिस्टेक का से मुराद ये होता है, बल्कि इनफैक्ट जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको मेरी बात ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। तो हम वाई नॉट के हम लोग इसकी एक जो है टाइप ऑफ एरर को देख लें और हमें पता चले कि सिमेंटिकली उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। सबसे पहली जो चीज़ होती है जो सिमेंटिक एनालाइजर डिटेक्ट करता है वो होता है टाइप मिसमैच। ये हमने चीज़ मोर और लेस लास्ट टाइम देखी थी। टाइप मिसमैच बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है कि आप सपोज करें मैं ऐसी जो है फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। आप सपोज करें कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया जिसकी टाइप हमारे पास इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है जी। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूज़र वैल्यू दे तो मैं इसको इंटीजर इनपुट लिख रहा हूँ। याद रखिएगा कि इसके लिए पाइथन का आना ज़रूरी नहीं है। ये ना हो कि आप ये समझ बैठें कि कहीं एग्ज़ाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम्स आएंगे, लेकिन मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ। अब क्योंकि वेरिएबल एक्स में दी जाने वाली वैल्यू यूज़र की तरफ से इंटीजर होनी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू जो है मुझे ये प्रोग्राम एक दफ़ा सेव करना पड़ेगा। मैं इसको ABC के नाम से सेव कर देता हूँ। क्या आप सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे जो वैल्यू है, क्योंकि कोई मैंने मैसेज नहीं लिखा था तो यहाँ पे मैसेज नहीं आ रहा। सपोज़ करें कि मैंने वैल्यू 3.2 दे दी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो x को वेरिएबल को वैल्यू देनी चाहिए वो डाटा टाइप उसकी इंटीजर होनी चाहिए, जबकि जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो डाटा टाइप फ्लोट है। तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगा। इसको हम लोग टाइप मिसमैच बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, ये टाइप मिसमैच। और ये सिमेंटिक एरर है। सिमेंटिक एरर इसलिए कि सिमेंटिकली जिस वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर देनी चाहिए वो आप फ्लोट दे रहे हैं, तो कंपाइलर को वेरी फर्स्ट प्लेस पे पता कैसे चलेगा, क्योंकि 3.2 भी तो एक नंबर ही है। ये सिमेंटिक एनालाइजर के जो है ने इस चीज़ को डिटेक्ट किया है, और ये उसका ही नतीजा है कि उसने ये चीज़ डिटेक्ट की कि यूज़र जो है वो गलत टाइप ऑफ डाटा दे रहा है, और ये टाइप मिसमैच का हमारे पास प्रॉब्लम है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप एक वेरिएबल सपोज करें, मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ x इज इक्वल टू 4 और मैं लिखता हूँ प्रिंट y। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है जी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने वेरिएबल तो सिर्फ x डिक्लेयर करवाया है, वेरिएबल y मैं प्रिंट करा रहा हूँ, जबकि मेरे पूरे कोड में कहीं y है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा नेम y इज़ नॉट डिफाइंड। तो वो यही बता रहा है, ये भी सिमेंटिक एनालाइजर के नतीजे में है कि कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि जो वेरिएबल यूज़र यूज़ कर रहा है या इस्तेमाल कर रहा है या प्रिंट कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो पूरे कोड में कहीं है ही नहीं। ये सिमेंटिक एनालाइजर का नतीजा है। और ये बैक एंड के ऊपर सिमेंटिक एनालाइजर जो काम, बैक एंड से मेरा मुराद ये नहीं है कि मैं कोई कंपाइलर की बैक एंड की बात कर रहा हूँ। याद रखिएगा, जब आप कंपाइलर की जनरलाइज स्ट्रक्चर देखते हैं तो फिर फ्रंट एंड और बैक एंड का जिक्र नहीं होता, बस फिर उसके एक एक जो है हमारे पास स्टेज का जिक्र किया जाता है। ये तो चीज़ हमारे पास हो गई अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, कि जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर ही नहीं कराया, बल्कि इनफैक्ट अगर आप इसको देखें तो सपोज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ z, ठीक है। तो अभी मैंने कोड कंपाइल भी नहीं किया। तो ये जो कंपाइलर मैं यूज़ करता हूँ पाइथन का, इसका नाम स्पाइडर है। तो ये इतना अच्छा कंपाइलर है कि ये मुझे एडवांस में कोड रन करने से पहले बता देता है। मुझे बता रहा है अनडिफाइंड नेम z, कि नेम z आप जो है वो यहाँ पे अनडिफाइंड है, अनटिल अनलेस के मैं z को यहाँ डिफाइन करूँ, जैसे कि z इज इक्वल टू 6। तो थोड़ी देर के अब ये वाला जो एरर है ये यहाँ से चला जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ से चला गया है। ये भी एक अच्छी कंपाइलर की निशानी है कि वो बैक एंड के ऊपर ऑटोमेटिकली कोड को अपने तौर पे कंपाइल करके देख रहा होता है, और ये सिमेंटिक एनालाइजर का ही नतीजा है, ठीक है जी, कि कोड कंपाइल करने से पहले ही चेक हो जाता है। स्टैटिक चेकिंग मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं। रिजर्व्ड आइडेंटिफायर मिसयूज, बड़ी सिंपल सी चीज़ है जी। रिजर्व्ड आइडेंटिफायर कीवर्ड्स, आपको अगर आपको पता हो, आप प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। ये वो वर्ड्स होते हैं, ये वो हमारे पास आप कह लें कि एंटिटीज़ होती हैं जो कि
किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुख्तस की गई होती हैं किसी ख़ास पर्पस के लिए, और उसके अलावा उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसी और मकसद के लिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि सपोज़ करें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट कराता हूँ, स्ट्रिंग है पाकिस्तान, और मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ, तो मेरे पास हो गया क्या, प्रिंट हो गया स्क्रीन पे पाकिस्तान। ये जो मैंने प्रिंट लिखा है ये आपको पर्पल कलर में नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये कि जो प्रिंट है ये एक कीवर्ड है। इसका मतलब क्या है कि इस प्रिंट का जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्री डिफाइंड मीनिंग है, ठीक है। इसको मैं वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ कि सपोज करें मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करा रहा हूँ प्रिंट इज इक्वल टू 5, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ये गलत इसलिए है कि जो आपके पास प्रिंट है ये वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो आपको दे रहा है टाइप एरर, ठीक है जी। और इंटीजर ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल। उसकी प्रॉब्लम ये है कि आप जो प्रिंट है ये एक रिजर्व्ड वर्ड है, इसका एक रिजर्व मीनिंग है, और इसका रिजर्व मीनिंग क्या है कि इसने जो भी आप एंटिटीज़ के आगे लिखते हैं वो उसको प्रिंट करवा देता है स्क्रीन के ऊपर या आपके जो है कंसोल के ऊपर, जहाँ पे आपका कोड कंपाइल होकर आता है, IPython कंसोल इसको बोलते हैं। तो प्रिंट को आप वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक, इसको रिजर्व। इसी तरह से डिफाइन, ये फंक्शन डिफाइन कर लीजिए, ये भी कीवर्ड है, ठीक है जी। इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं कि एक हमारे पास जो है कीवर्ड की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक विद आर्गुमेंट होता है, एक विदाउट आर्गुमेंट होता है। विद आर्गुमेंट ये होता है कि जैसे कि मैंने प्रिंट लिखा है तो प्रिंट के अंदर मैं कुछ लिखूंगा भी सही, ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ लेकिन प्रिंट के अंदर मैं कुछ लिखूंगा भी सही, जबकि डिफाइन के अंदर मैंने कुछ लिखना नहीं होता, इसलिए ये आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। आप कहीं ये ना समझ बैठें कि सिर्फ पर्पल कलर है तो कीवर्ड है, ब्लू भी कीवर्ड है, लेकिन कीवर्ड, इन दो कीवर्ड्स में फ़र्क ये है कि इसको जो है डिफाइन के अंदर कुछ नहीं लिखा जाता, ठीक है, जबकि प्रिंट के अंदर आपको कुछ लिखना पड़ता है। चाहे आप कुछ ना भी लिखें, ब्लैंक भी छोड़ें, लेकिन आपको ये ब्रैकेट्स ज़रूर डालने पड़ेंगे। डिफाइन के आगे हम ऐसे ब्रैकेट्स नहीं डालते, पाइथन में नहीं डालते, C++ में आई थिंक, जहाँ तक मुझे रिकॉल है, शायद मैं गलत हूँ लेकिन मेरा ख्याल है कि डालते हैं सी में या C++ में, आई डोंट रिकॉल राइट, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, सिमिलरली डिफाइन को भी आप वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते कि मैं लिखूँ डिफाइन 5, तो ये गलत है क्योंकि डिफाइन एक रिजर्व्ड वर्ड है और वो मुझे बता रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि डिफाइन कीवर्ड के तौर पे यूज़ नहीं हो सकता। ये भी हमारे पास, ये तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी, मैं इसको यहाँ पे ग्रीन कलर में कर रहा हूँ। हमारे पास अगली चीज़ है जी मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल इन अ स्कोप, और ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आप एक वेरिएबल को 2 दफ़ा डिक्लेयर करा दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट अस से x इज़ इक्वल टू 4 और मैं इसको रन करता हूँ। अब देख रहे हैं कि मेरे पास ये मेमोरी में क्रिएट हो गया है, बल्कि इनफैक्ट मैं मेमोरी क्लियर करता हूँ और मैं फिर दोबारा से लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू 3। अब ये एक अजीब सी चीज़ है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि मैंने x इज़ इक्वल टू 4 करवाया, x इज़ इक्वल टू 3 कराया, तो क्योंकि मल्टीपल टाइम्स वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा था तो उसने क्या किया, उसने उसकी लेटर वैल्यू को एज्यूम किया, मतलब x इज़ इक्वल टू 3 एज्यूम हुई, x इज़ इक्वल टू, वैसे तो ये वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस हो जाती है, ये तो वैसे भी प्रोग्रामिंग में रूल है, लेकिन सिमेंटिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे पता चलेगा, उसको ऐसे ही पता चलेगा कि जो वेरिएबल की वैल्यू आप लेटर ऑन डिक्लेयर करा रहे हैं भाई एज्यूम होगी। ये कुछ हद तक जो है ये मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इन स्कोप में ये बात कुछ हद तक दुरुस्त हो जाती है, ठीक है। ये आप बात जो है ये फंक्शंस की टर्म में भी आप लोग कर सकते हैं बाय द वे, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक फंक्शन को 2 दफ़ा डिफ़ाइन करा लें, डिफ़ाइन फॉर एग्जांपल लेट अस से कैलकुलेटर, ये एक दफ़ा मैंने डिक्लेयर कराया फंक्शन, आई एम सॉरी फॉर दैट, और ये फॉर एग्जांपल मैंने लिखा प्रिंट फॉर एग्जांपल a, कोई भी मैं रैंडम लिख रहा हूँ, और मैं इस फंक्शन को दोबारा डिक्लेयर करा रहा हूँ डिफ़ाइन कैलकुलेटर। अब ये मल्टीपल डिक्लेरेशन हो गई है, वेरिएबल की भी हो सकती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भी, और फंक्शन की भी हो सकती है। और फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो कौन सा फंक्शन, तो वो बता रहा है रीडेफिनेशन ऑफ अनयूज्ड कैलकुलेटर, क्योंकि जो फंक्शन का नाम है फ्रॉम लाइन 1। तो सिंपल इज डैट कि आपने सादा अल्फाज में एक फंक्शन को 2 दफ़ा डिक्लेयर करा लिया या एक वेरिएबल को 2 दफ़ा डिक्लेयर करा लिया, तो ये फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये कंपाइलर को कैसे पता चल रहा है, आप यहाँ पे देखें तो ये कंपाइलर मुझे खुद बता रहा है कि आपने फंक्शन को रीडिफाइन किया है, ये सिमेंटिक एनालाइजर की वजह से ऐसा हुआ, फाइन, ओके। उसके बाद एक्सेसिंग एंड आउट ऑफ स्कोप वेरिएबल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों को कॉन्सेप्ट है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का। लोकल वेरिएबल जो हैं ये हमारे पास एक्सेसिबल होते हैं, XACC, एक्सेसिबल होते हैं इनसाइड फंक्शन ओनली, ठीक है, इनसाइड फंक्शन, ठीक है। मैं इसका फॉन्ट साइज जो है वो रिड्यूस कर देता हूँ, इनसाइड फंक्शन ओनली। और जबकि जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं ये एक्सेसिबल होते हैं एनीवेयर, तब इसको ग्लोबल बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि सपोज करें
मैंने फंक्शन डिक्लेयर कराया कैलकुलेटर और मैंने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल लिखा x इज इक्वल टू 3। अब जरा आप देखिएगा, इस फंक्शन से बाहर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इस फंक्शन से बाहर प्रिंट x। ये जो प्रिंट x मैंने लिखा है ये इस फंक्शन का हिस्सा नहीं है। तो अब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा तो दिया x इज इक्वल टू 3। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे ये मेमोरी से पहले क्लियर करना पड़ेगा। अब मैं इसको रन कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं वो कह रहा है नेम x इज नॉट डिफाइंड, हालांकि x वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वेरिएबल x जो है ये लोकल वेरिएबल बन चुका है। ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर अंदर इस्तेमाल हो सकता है, इस फंक्शन के अंदर, इससे बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसिंग एन आउट ऑफ स्कोप वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं जिसका स्कोप फंक्शन से बाहर नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल एक्स को हम लोग जो है ग्लोबल भी करवा सकते हैं ताकि उसका स्कोप हर जगह हो। जिसका तरीका ये होता है कि आप फंक्शन के अंदर लिख दें जी ग्लोबल एक्स। अब ये जो वेरिएबल एक्स अब डिक्लेयर हुआ है ये इस फंक्शन, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इनसाइड फंक्शन इस्तेमाल हो, अब ये आउटसाइड फंक्शन भी इस्तेमाल हो सकता है। अब आप देखेंगे कि मैं इस वेरिएबल को फंक्शन से बाहर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 5 प्रिंट एक्स। तो भले कि ये वेरिएबल अब फंक्शन के अंदर है, लेकिन क्योंकि अब ये ग्लोबल हो चुका है तो इसका स्कोप फंक्शन के अंदर भी है और फंक्शन से बाहर भी है। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो मुझे आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट करके दे रहा है। स्क्रीन के ऊपर ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है 5। इसको जी हम लोग कहते हैं कि जी हमारे पास क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो स्कोप होता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता, मैंने ये वैसे तो बाद में बता चुका कि x इज इक्वल टू 4 और फिर मैं इसको रन करने की कोशिश करता, क्योंकि ये वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि ये वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया और प्रिंट बाहर कराया जा रहा है, तो ये वेरिएबल फंक्शन से बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो मेरे पास एरर आ गया था। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को, इस वेरिएबल को, आई एम सॉरी, इस वेरिएबल को मैं एक दफ़ा ग्लोबल कर दूं तो अब ये हर जगह एक्सेस हो सकता है, फंक्शन के अंदर भी, फंक्शन के बाहर भी। x इज इक्वल टू 5। अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो ये देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। डिक्लेयर अंदर हुआ था, यूज़ बाहर हो रहा है, क्योंकि अब ये लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल है। ये बात भी मैंने आपको बता दी। और आखिरी चीज़ हमारे पास रह जाती है एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर मिसमैच। एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर मिसमैच बड़ी सिंपल सी चीज़ है। सपोज करें कि मैं एक फंक्शन डिफाइन कराता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐड, और ये फंक्शन काम करेगा दो एंटिटीज़ के ऊपर, ए और बी, ठीक है जी। और ये करेगा क्या कि जब इसको ए और बी की वैल्यूज़ भेजी जाएंगी फंक्शन के बाहर से, ये सिंपली इनको ऐड कर देगा, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो फंक्शन को डिक्लेयर करने के टाइम पे जो वेरिएबल लिखे जाते हैं, इन ये हमारे पास कहलाते हैं पैरामीटर, ठीक है जी। पैरामीटर, इनको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। और इनको जो वैल्यू बाहर से भेजी जाती है वो कहलाते हैं आर्गुमेंट। समटाइम्स हम इसको एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर भी कहते हैं। ये फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं और जो बाहर से वैल्यू आती है वो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। मैं आपको देखें, अब मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ऐड का फंक्शन मैंने कॉल किया। इस फंक्शन को चलने के लिए वो मुझे बता रहा है कि दो वैल्यूज चाहिए, ए और बी। ये रेड कलर में पैरेंथेसिस और आपको ए और बी, एक वैल्यू मैं 3 देता हूँ, एक मैं 2 देता हूँ, तो होगा क्या, वेरिएबल ए को, या बेसिकली वेरिएबल तो है, ये पैरामीटर है असल में, पैरामीटर ए को वैल्यू असाइन हो जाएगी 3, पैरामीटर बी को वैल्यू असाइन हो जाएगी 2। तो 3 और 2 क्या है, 3 और 2 है हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स। इसको हम लोग समटाइम्स बोलते हैं आर्गुमेंट, या इसको आर्गुमेंट सी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है जी, या इनको सादा अल्फाज में पैरामीटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर मिसमैच। अच्छा, अब ये मिसमैच क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, मैंने इसको जब रन किया तो आप देख रहे हैं मेरे पास रिजल्ट आ गया 5, और 5 ही आना चाहिए, या आपकी आसानी के लिए ताकि रिजल्ट ज़रा डिफरेंट आए मैं इसको कर देता हूँ जो है लेटर से 10 और 11, और मैं अब इसको रन कर रहा हूँ तो मेरे पास जवाब आ रहा है 21, क्योंकि ए की वैल्यू क्या हमारे पास पास हुई 10 और बी को क्या वैल्यू पास हुई 11, तो 10 + 11 मेरे पास जवाब आ गया 21। अच्छा, अब पैरामीटर मिसमैच क्या होता है, इस फंक्शन को, ऐड फंक्शन को चलने के लिए कितने पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं, 2, ए और बी। लेकिन मैं कॉल करने के टाइम पे इसको सिर्फ एक पैरामीटर भेजता हूँ, तो इसका मतलब है कि ए को क्या वैल्यू असाइन होगी 10, अब बी को क्या असाइन होगी, कुछ भी असाइन नहीं होगी। यही चीज़ कहलाती है पैरामीटर मिसमैच। मुझे वो जहाँ बता भी रहा है कि आपने एक पोजिशनल आर्गुमेंट, मतलब आपने बी की वैल्यू, मुझे जहाँ उसने लिखा हुआ भी है कि बी की वैल्यू आपने पास नहीं की, ये चीज़ कहलाती है एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर मिसमैच। कि ये जो आपने यहाँ से एक्चुअल पैरामीटर भेजे थे 10 और 11, जो कि फॉर्मल पैरामीटर्स को असाइन हो रहे थे ए और बी, इनका मिसमैच नहीं होना चाहिए। सपोज करें मैं एक और वैल्यू लेता हूँ सी,
ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे 3 वैल्यूज़ भेजनी पड़ेंगी, 10, 11 या 3 आर्गुमेंट्स भेजने पड़ेंगे, 10, 11 और 13, तभी ये काम करेगा। अगर मैं एक भी मिस कर दूंगा तो ये 2 हैं, चलने के लिए 3 चाहिए थे, तो मेरे पास एरर आ जाएगा। ये चीज़ हमारे पास कहलाती है एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर मिसमैच। होपफुली आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर जो 11 का रिमेनिंग पार्ट था वो कंक्लूड होता है। अब हम आते हैं जी लेक्चर नंबर 12 की तरफ। लेक्चर नंबर 12 में क्योंकि मुझे अब स्पाइडर की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 12 में जो चीज़ हम देख रहे हैं आज वो है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में वैसे तो एक टेक्निक मैंने आज आपको बतानी थी, दैट वाज टैग 3 एड्रेस कोड। और शायद जो है होपफुली तो हम ये आज इंशाल्लाह से कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इसकी एक आधी एग्जांपल आज हम इस लेक्चर में ज़रूर करेंगे और कुछ एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी देख लेंगे। जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर में हमने लेक्सिकल एनालाइजर देख लिया, हमने सिंटैक्स एनालाइजर भी देख लिया और हमने सिमेंटिक एनालाइजर भी देख लिया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। और ये होता क्या है? सो लेक्सिकल जो है एनालाइजर ने टोकन्स बनाए, सिंटैक्स एनालाइजर में उसका ट्री बना, सिमेंटिक एनालाइजर ने सिमेंटिकली उसको चेक किया कि टाइप में स्मैश तो नहीं है, वेरिएबल आउट ऑफ स्कोप तो नहीं है, डाटा टाइप सही तरह डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ, फंक्शन सही तरह कॉल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अब जो चीज़ हमारे पास आती है वो होती है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर या आई आर का मतलब इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन असल में होता है। तो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग समटाइम्स इंटरमीडिएट कोड जनरेटर भी कह देते हैं। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन असल में है क्या? एक तो आई आर वो है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जी फ्रंट एंड से बैक एंड में जो हमारे पास चीज़ जारी होती है वो कहलाती है आई आर, दैट इज़ टोटली फाइन। लेकिन एक स्पेशल इसकी एक फॉर्म होती है, उसको हम लोग इंटरमीडिएट कोड बोलते हैं। और ये एक फिजिकली एक कोड होता है जो हम लिखते हैं, ये मैं आपको अभी आज समझाऊंगा। अब एक कॉन्सेप्ट मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इसको क्लियरली समझें। ये बातें जो यहाँ लिखी हुई हैं ये मैं आपको पहले एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या चीज़ होती है। बल्कि इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज दें और ज़रा आप इन स्लाइड्स को ये जो मैंने स्किप किए हैं खुद से, ये वाली स्लाइड आप पढ़ें, एक दफ़ा ये वाले भी 2 पॉइंट्स पढ़ें, ये नेक्स्ट 2 पॉइंट्स भी पढ़ें, और फिर इस वाली डायग्राम की तरफ हम आएंगे। और फिर इस डायग्राम के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि असल में इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होता क्या और हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो ज़रा आप ये डायग्राम देखें और पिछली वाली स्लाइड्स देखें, फिर मैं आपको इससे डिस्कस करता हूँ कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो मैं अब आपके लिए इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। आपने इस कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यान से समझना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सपोज़ करें कि आपके पास अपना एक कंप्यूटर था और इस कंप्यूटर के ऊपर इस कंप्यूटर के ऊपर आपने C++ लैंग्वेज के अंदर काम किया, C++। आपने एक कैलकुलेटर बनाया फॉर एग्जांपल। अब आपने इस कंप्यूटर के अंदर एक फ़ाइल सेव की हुई है जो .cpp है। आपको पता होना चाहिए कि C++ की जो एक्सटेंशन है वो CPP होती है, पाइथन की .py होती है, जॉन सी भी आपको आती है। तो हम C++ की बात करते हैं क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों ने C++ लोड अपने जो है सेमेस्टर्स में इस चीज़ को ज़रूर पढ़ा होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट C++ ओनली। ओके, यहाँ पे आपने C++ की फ़ाइल सेव की हुई है। अब आपके पास एक और कंप्यूटर है और अब चाहते हैं कि यही वाली फ़ाइल जो आपने यहाँ पे सेव की थी वो यहाँ पे रन हो जाए। अच्छा, मैं आपको 3-4 चीज़ें बता दूँ। सपोज़ करें ये जो कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था Windows 7 और ये हमारे पास था Core i3। मैं माइक्रो प्रोसेसर बता रहा हूँ। इसकी रैम जो थी फॉर एग्जांपल दैट वाज 2 GB और एंड दैट्स इट। हमें कोई हार्ड वगैरह की यहाँ पे ये इस कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस थी, ठीक है। और लेट अस सपोज के जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे थे वो 32 बिट आर्किटेक्चर पे था, क्रॉस 86 जिसको बोलते हैं, 32 बिट विंडोज़ थी, ठीक है। अच्छा जी, आपने Windows 7 32 बिट Core i3 2 GB रैम के कंप्यूटर के ऊपर कंपाइलर आपने यूज़ किया। लेट अस सपोज जो है आप सपोज करें कि लेट अस सपोज कि आपने कोड ब्लॉक्स पे चले हम कर लेते हैं, क्या आपने कोड ब्लॉक्स के ऊपर आपने जो है वो अपना कोड लिखा, ठीक है जी, ये आपने कंपाइलर इस्तेमाल किया। सो कोड ब्लॉक्स कंपाइलर था, Windows 7 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, 32 बिट उसकी रेजोल्यूशन थी, Core i3 आपका सिस्टम था और 2 GB रैम के साथ वो काम कर रहा था। इसमें आपने फाइल बनाई .cpp, ठीक है जी, आपका कोड की फाइल है। अब आपने इस फाइल को कॉपी किया और एक और सिस्टम में इसको आपने रख दिया। इस सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं?
ये मेरे पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ इसके अंदर मेरे पास 10 है, आई एम सॉरी, विंडोज़ इसके अंदर 10 है, विंडोज़ 10 जो रन करता है। ये मेरे पास ज़रा लेटेस्ट कोर i7 है, इसकी रैम जो है वो 8 GB है। और कंपाइलर आप सपोज करें कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल विजुअल स्टूडियो के ऊपर आपने इसको रन किया, ये महज एक एग्जांपल है कि आपने इसको विजुअल स्टूडियो के ऊपर रन किया, कंपेटेबिलिटी विजुअल स्टूडियो आपको देता है, ठीक है जी। आई एम सॉरी कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा, और विजुअल स्टूडियो के ऊपर आपने इसको रन किया। अब जो चीज़ यहाँ समझने की है, इस आर्किटेक्चर में और इस आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ, रेजोल्यूशन मुख्तलिफ, स्पेसिफिकेशन मुख्तलिफ, मतलब आर्किटेक्चर मुख्तलिफ, रैम मुख्तलिफ, जिस कंपाइलर में बनाया गया वो भी मुख्तलिफ। जो CPP फाइल आपने बनाई इस सिस्टम से, वो अब आपने कॉपी करके इस सिस्टम में रखी, और इस सिस्टम में जब आप उसको चलाएंगे तो विंडोज़ 64 बिट है, विंडोज़ 10 है, कोर i7 है, 8 GB है, कंपाइलर विजुअल स्टूडियो है। इन अदर वर्ड्स ये दोनों किसी तरीके से भी कंपेयर नहीं किए जा सकते। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या जो CPP फाइल आपने इस एनवायरनमेंट में बनाई थी, जो CPP फाइल आपने इस एनवायरनमेंट में बनाई थी, एनवायरनमेंट 1 में, क्या ये CPP फाइल एनवायरनमेंट 2 में रन हो सकती है? तो मैं यहाँ पे 2 सेकंड का पॉज देता हूँ, ज़रा मुझे आप सोच के जवाब दें कि क्या जो फाइल आपने एनवायरनमेंट 1 में बनाई है, इज़ इट पॉसिबल कि वो फाइल आप एनवायरनमेंट 2 में रन कर सकें? सो द आंसर इज़ येस, डेफिनेटली। अगर आप लोग कभी नेट से कोई CPP फाइल को डाउनलोड करें तो 90% चांस है, 90% चांस है कि आप इस CPP फाइल को अपने किसी भी अपने फ्लेवर के कंपाइलर में, किसी भी जो है कंप्यूटर के ऊपर विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो कंपाइलर को चलाने के लिए होती है, अपने मर्जी के कंपाइलर पे आप इस CPP फाइल को रन कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हुआ कैसे कि जो CPP फाइल आपने एक एंटायरली डिफरेंट एनवायरनमेंट में बनाई, वो CPP फाइल एक दूसरे डिफरेंट एनवायरनमेंट में कैसे चल गई? ये भी कंपाइलर की ही इंटेलिजेंस है। तो अब हम ये कर रहे हैं, जो मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ, कि आपने सोर्स कोड लिखा मशीन 1 पे, और आपने उसको पहले टारगेट कोड में कन्वर्ट करने से पहले, मतलब आपने जो फाइल बनाई है CPP फाइल, उसको मशीन कोड में रन करने से पहले आप उसको एक और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड। तो अब असल में होता क्या है कि जो CPP फाइल आप अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, वो उस CPP फाइल को सिर्फ एक स्पेसिफिक मशीन के लिए सेव नहीं करता कि वो सिर्फ उसी कंप्यूटर पे चलेगी, वो उसको ऐसी हालत में सेव करता है कि वो किसी भी कंप्यूटर पे रन हो जाए, और जिस हालत में वो उसको सेव करता है उसी को बेटा हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी कि हम अपनी फाइल को PY हो, पाइथन की फाइल हो, कंपाइलर या CPP फाइल हो, C++ हो या C की हो, जब आप उसको अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वो उसको ऐसी फॉर्म में सेव करके रखता है कि वो मशीन इंडिपेंडेंट हो जाए। वो जिस मशीन पे आपने उसको चलाना है, आप उसको ऐसी फॉर्म में सेव करके रखें कि वो आइडियली हर कंप्यूटर पे रन हो जाए। तो हम असल में कहते हैं कि हम अपने कोड को क्या बनाते हैं, हम अपने कोड को बनाते हैं, M का मतलब, MAC का मतलब है मैक या मशीन इंडिपेंडेंट बनाते हैं। ये फ़ायदा होता है इंटरमीडिएट कोड का। तो आप अपने सोर्स कोड को पहले किस में कन्वर्ट करें? इंटरमीडिएट कोड में। यही आपकी CPP फाइल है, और ये एग्जैक्टली ये नहीं होती, लेकिन मोर और लेस यही हो रहा होता है। और फिर आप इसको अपनी मर्जी की मशीन के ऊपर रन करें, ठीक है जी, हर कंप्यूटर अपने लिहाज से, क्योंकि देखें जिस कंप्यूटर का आर्किटेक्चर मुख्तलिफ है, उसके अंदर मशीन लैंग्वेज के अंदर जो कन्वर्जन हो रही होगी वो भी मुख्तलिफ होगी, ठीक है जी। तो ये बात मैंने यहाँ पे इन स्लाइड्स में बताई थी, जो कि मैं आपको यहाँ दोबारा बता देता हूँ कि हम लोग क्यों IR कोड की या इंटरमीडिएट कोड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसकी रीज़न ये होती है कि हम लोग कोड को क्या बनाना चाहते हैं, हम लोग इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर रहे होते हैं। हम लोग जो हैं जब इसको नई मशीन के ऊपर रन करेंगे, तो नई मशीन के ऊपर जब हम रन करेंगे उसके ऊपर कोई नया कंपाइलर चल रहा होगा, तो ये ना हो कि जो हमने कोड पुरानी मशीन पे अपने कंपाइलर में लिखा था वो नई मशीन पे ना चले। इस तकलीफ से बचने के लिए हम लोग इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और हर कंपाइलर यही करता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का फायदा क्या होता है कि ये नहीं होगा कि जी आपने C++ फाइल एक कंप्यूटर में रखी थी तो अब वो किसी दूसरे नए कंपाइलर पे नहीं चलेगी। आपने कोबोल जो है आई एम सॉरी कोबोल जो है मैंने गलती से कह दिया, टर्बो C++ के ऊपर आपने जो है वो फाइल लिखी, और अब आप उसको कोड ब्लॉक्स के ऊपर चला रहे हैं, तो जी हम कहेंगे कि टर्बो पे लिखी हुई फाइल कोड ब्लॉक्स पे नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है, ठीक है। और ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि टर्बो ने फॉर एग्जांपल आपने
जो हमारे पास टर्बो है वो कोड ब्लॉक्स के मुकाबले में ज़रा उसका इंटरफेस अच्छा नहीं है, लेकिन ये भी CPP फाइल बनाएगा और यही CPP फाइल जो हमने टर्बो में लिखी है जो कोड ब्लॉक्स में चलेगी। क्यों? क्योंकि टर्बो ने उसको ऐसी हालत में सेव करके रखा है कि वो कोड ब्लॉक्स पे चले। और वो वाली कंडीशन क्या होती है, वो वाले कोड की फॉर्म क्या होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या हम लोग बोलते हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। और इसका फ़ायदा क्या होता है, देखें, अच्छा कंपाइलर होगा, अच्छा कंपाइलर के अंदर बहुत सारे हमारे पास फ़र्क होंगे, उसमें कोड ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स अच्छी होंगी, उसका इंटरफेस अच्छा होगा। तो होता ये है कि हम कोड को इंटरमीडिएट जनरेटर्स के को इस्तेमाल करते हुए उसको एक, और वो हालत होती कैसी है, वो कोड किस तरह का दिखता है, वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो वो उसको एक स्पेशल फॉर्म में सेव करके रख देता है, और उस स्पेशल फॉर्म में सेव रखने का फ़ायदा क्या होता है कि वो आगे किसी भी और कंपाइलर पे, किसी भी और मशीन पे रन हो जाती है। सपोज करें कि आपने टर्बो C++ में कोड लिखा, आप कहते हैं टर्बो C++ मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं तो कोड ब्लॉक्स पे काम करूंगा। तो अगर आपने कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल किया तो इसका मतलब है कि जो आपने टर्बो C++ में फाइल्स लिखी थी वो ज़ाया हो गई? नो, आप उन्हीं C++ फाइल्स को रन कर सकते हैं कोड ब्लॉक्स में। कोड ब्लॉक्स, ये बेसिकली कोड ब्लॉक्स एक कंपाइलर का मैं नाम दे रहा हूँ, जैसे टर्बो एक कंपाइलर होता है। कोड ब्लॉक्स का फ़ायदा क्या है, उसका ज़रा थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छा है, उसमें एरर को ढूंढना ज़रा सा आसान है, उसका इंटरफेस थोड़ा सा अच्छा है। पाइथन में भी यही होता है कि आपके पास मुख्तलिफ फ्लेवर्स मौजूद हैं। तो होगा क्या कि वो जो इंटरमीडिएट कोड आपने रखा हुआ होगा वो अब जब नए कंपाइलर में चलेगा तो नए कंपाइलर में वो नए फीचर्स को अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, ये फ़ायदा होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरमीडिएट कोड दिखता कैसा है, इंटरमीडिएट कोड असल में होता कैसा है, किस तरह का होता है, हम इंटरमीडिएट कोड बनाते कैसे हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपको अगले स्लाइड्स में दूंगा। तो मैं चाहूँगा कि आप दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा पॉज दें और अब जल्दी से पीछे रिवाइज करें कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर की ज़रूरत क्यों हमें पड़ती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया कैसे जाता है। अगर आपने समझ लिया कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी टाइप्स बता देता हूँ। हमारे पास दो टाइप्स के इंटरमीडिएट कोड जनरेट होते हैं, एक हाई लेवल IR या हाई लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंट। देखिए, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का मतलब मैं यहाँ पे एक ही ले रहा हूँ। IR का मतलब इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, I फॉर इंटरमीडिएट, R फॉर रिप्रेजेंटेशन, और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, मैं दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही ले रहा हूँ। हाई लेवल इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन होती है और लो लेवल इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन होती है। हाई लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन वो होती है, सपोज करें कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ या चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैंग्वेज, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं लैंग्वेज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C++, और बीच में हमारे पास क्या है, कंपाइलर है, और ये कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MACH, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है जी, मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कंपाइलर का काम भी यही होता है। अच्छा, हाई लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन या हाई लेवल जो है कोड जनरेशन वो होती है जिसमें जो कोड जनरेट किया जा रहा होता है वो सोर्स कोड के ज़्यादा करीब होता है और मशीन कोड से थोड़ा सा दूर होता है, एंड दैट्स इट। ठीक है, लेकिन ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं होती, ना ही हम इसको परफॉर्म करते हैं। हम लोग लेते हैं लो लेवल IR। लो लेवल IR क्या होता है, लो लेवल IR जो होता है ये सोर्स लैंग्वेज से दूर होता है। ये ऐसी फॉर्म होती है, असल में ये जो टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है, जो टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है, ये टाइप्स हैं, ये थोड़ी देर में आपको भी नजर भी आएगी। जो लो लेवल IR होता है ये सोर्स लैंग्वेज से दूर होता है और मशीन लैंग्वेज के ज़्यादा करीब होता है, मतलब ये मशीन ओरिएंटेड ज़्यादा होता है और लैंग्वेज ओरिएंटेड या सोर्स लैंग्वेज ओरिएंटेड, सोर्स लैंग्वेज से मुराद जिस पे आप काम कर रहे हैं वो काम होता है। इसको हम हाई लेवल और लो लेवल IR बोलते हैं। लो लेवल IR असल में जो है ये आपको मशीन जो है डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है, ये हम आगे फ्यूचर में देखेंगे। लेकिन असल में जो हमारे पास जो चीज़ हो रही होती है वो हमारे पास लो लेवल IR दोनों होती हैं, हाई लेवल IR भी होती हैं, लो लेवल IR भी होती हैं। ठीक है, तो ये अभी हम थोड़ी देर में या नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको देखेंगे। वैसे इनफैक्ट इसका हमने यूज़ आगे जाके करना तो नहीं, तो सिर्फ टाइप्स हैं। हमने सिर्फ जो चीज़ आज के लेक्चर में देखनी है कि ये इंटरमीडिएट कोड होता कैसे है। इनफैक्ट सर ये दो बातें आपको, वो जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा उससे आपको समझ भी आएगी। अब हम लोग आते हैं कि इंटरमीडिएट कोड बनता कैसे है। ठीक है, जो मैंने आपको क्लेम किया था कि जी इंटरमीडिएट कोड जनरेटर एक ऐसा कोड होता है जिसको आप मशीन इंडिपेंडेंट बना लेते हैं, मतलब वो आइडियली किसी भी मशीन पे रन हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कोड जो किसी भी मशीन पे रन हो जाता है वो देखने में होता कैसा है। तो ये एक मेथड है 3 एड्रेस कोड, जिसको हम लोग टैग बोलते हैं, 3 एड्रेस कोड, और ये एक मेथड है इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करने का। अच्छा, 3 एड्रेस कोड
क्या चीज़ होती है, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है इससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं आपको इसकी शक्ल दिखा दूँ। 3 एड्रेस कोड बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है। 3 एड्रेस कोड में पहली बात तो आप गौर करें चीज़ 3 के ऊपर। सपोज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ z इज़ इक्वल टू a+3। पहली चीज़ है कि हमेशा 3 एड्रेस कोड में सिर्फ और सिर्फ 3 एंटिटीज़ होंगी। वेरिएबल भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है z, ये पहला हो गया, दूसरा वेरिएबल है a, ये दूसरा हो गया, तीसरा नंबर है, बस ठीक है। ये 3 एड्रेस कोड की पहली शर्त है। एक और एग्जांपल देता हूँ, z इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल टेंजेंट, जो भी है टेंजेंट में टेंजेंट +4। अभी भी इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं, वेरिएबल z पहली, फंक्शन टेंजेंट दूसरा और नंबर 4 तीसरा। एक और एग्जांपल ले लें, z इज़ इक्वल टू 2 + y, ठीक है। 2 मैं नंबर इसलिए नहीं लिख रहा कि 2 + 3 तो फिर अपनी 5 ना समझ बैठे, बहरहाल वो भी लिखा जा सकता है। पहला वेरिएबल है z, दूसरा नंबर है और तीसरा आपके पास फिर वेरिएबल है। ये तो 3 एड्रेस कोड की पहली शर्त है, इसलिए इसको 3 बोलते हैं कि इसमें 3 एंटिटीज़ होंगी टोटल, ठीक है जी। इक्वल की राइट हैंड साइड के ऊपर सिर्फ 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, नंबर या वेरिएबल या 2 वेरिएबल या फंक्शन, जो भी आप पॉसिबिलिटीज़ ले लें। दूसरी शर्त यह है कि हमेशा 3 एड्रेस कोड में ऑपरेटर एक ही होगा। आप देख रहे हैं कि ऑपरेटर एक ही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल्स मैंने इनफैक्ट जहां लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है t1 इज इक्वल टू b - c। ये सिर्फ एग्जांपल है। तो लेफ्ट साइड पे क्या है, एक वेरिएबल t1 है, राइट हैंड साइड के ऊपर एक वेरिएबल b है, तीसरा वेरिएबल c है। ये तो 3 हो गए। ऑपरेटर कितने, सिर्फ एक ऑपरेटर है माइनस का, बस। इसको बोलते हैं 3 एड्रेस कोड। फ़ायदा क्या है कि ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, जिसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल, राइट हैंड साइड पे सिर्फ 2 एंटिटीज़, 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 2 नंबर भी हो सकते हैं, एक फंक्शन और एक नंबर भी हो सकता है, एक फंक्शन और वेरिएबल भी हो सकता है, व्हाटसोएवर। और एग्जांपल देख लेते हैं, लिखा हुआ है t2 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई t1। तो अभी इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है। तो आप देखें कि हमारे पास वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल है t2, राइट हैंड साइड पे एक वेरिएबल है a और एक वेरिएबल है t1। तो ये 3 चीज़ें हो गई और सिर्फ एक ऑपरेटर है मल्टीप्लाई, बस ये इसको 3 एड्रेस कोड बोलते हैं। और भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप जौन से मर्जी एग्जांपल अपनी मर्जी से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है जी। फंक्शन भी हो सकता है, जो कि मैंने आपको बात ऑलरेडी बता दी, स्क्वायर रूट है, टेंजेंट है, साइन है। अच्छा, 3 एड्रेस कोड को समझने के लिए ये रूल समझना बहुत ज़रूरी है, बोध मैस रूल। बोध मैस रूल बड़ा सिंपल सा है। बोध मैस रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन होती हैं, फिर ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब है कि 2 की पावर 2 पहले होगा या 2 की पावर 3 पहले होगा, ठीक है। फिर उसके बाद डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन होती है और फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन होती है। ओके, अब आपको एक एग्जांपल, ये 3 एड्रेस कोड की एग्जांपल है। सपोज करें कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे थे और आपने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी, a इज इक्वल टू b प्लस c मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि मल्टीप्लाई को स्टैटिक से ही शो करवाया जाता है, d। अच्छा, ये आपने लिखा अपने सोर्स कोड में। अब हम इसका इंटरमीडिएट कोड बनाएंगे या इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेंगे, जो कि मैं पीछे आपको बता के आया हूँ। ये जो हमने पढ़ा है, मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आपको समझ आएगा कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होती क्या है। और इसके लिए जो हम मेथड याद रखें, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या है कि कोड को कन्वर्ट किया जाता है ऐसी फॉर्म में ताकि कोड मशीन इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि कोड किसी भी मशीन पर चल सके, नंबर 1। और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का एक मेथड का नाम क्या है, 3 एड्रेस कोड। और भी मेथड्स होते हैं, मैं सिर्फ 3 एड्रेस कोड बता रहा हूँ। अब इस एग्जाम्पल को आपने बहुत ध्यान से समझना है। शर्त ये है, नंबर 1, एक तो आपने बोथ मैस रूल फॉलो करना है। अच्छा, बोथ मैस रूल के अकॉर्डिंग मुझे आप बताएं कि पहले एडिशन होगी या मल्टीप्लिकेशन होगी। तो बोथ मैस रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगी। अब ज़रा आप इस बात को समझिएगा कि मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। पहले स्टेप में मैंने लिखा, अच्छा टी आर जेड वो आपकी मर्जी कि आपने कौन से वेरिएबल लेना है। मैं सपोज करें मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्लाइड्स में आर लिखा हुआ है। R1 इज इक्वल टू, पहले मैं सिर्फ इनको ले रहा हूँ, C मल्टीप्लाई बाय D। अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन का 3 एड्रेस कोड बनाना चाहता हूँ ताकि मैं इसको इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन फॉर्म या इसका इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर सकूँ। अब ये मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि 3 एड्रेस कोड के अकॉर्डिंग ये लिखा ही ऐसे जाएगा, ठीक है।
और मैंने सिर्फ सी मल्टीप्लाई बाई डी पहले क्यों लिया, क्योंकि बोथ मेथड के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन होगी फिर एडिशन होगी। अब यहाँ पे 3 एड्रेस कोड कैसे वैलिड है ज़रा देखें। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल है पहली चीज़। राइट हैंड साइड पे क्या है, एक वेरिएबल सी है और एक वेरिएबल डी है, तो 3 एंटिटीज पूरी हो गई, पहली शर्त पूरी होगी 3 एड्रेस कोड की। और एक शर्त यह है कि एक ऑपरेटर होना चाहिए जो कि सिर्फ एक ही है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि जो मैंने R1 इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई डी लिखा है ये 3 एड्रेस कोड के हिसाब से ठीक है। R1 इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई डी 3 एड्रेस कोड के हिसाब से ठीक है। शायद आपको ये बात अभी समझ नहीं आ रही कि ये हम कर क्या रहे हैं। अब मैं स्टेप 2 पे आऊँगा तो मेरी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इतना तो हमने कर लिया, पीछे क्या रह गया, बी और साथ जे प्लस। अच्छा अब ज़रा इस चीज़ को गौर से समझिएगा, मैं लिख रहा हूँ R2 इज इक्वल टू बी प्लस R1। ज़रा इस वीडियो को पॉज करके सोचे कि मैंने क्या किया है। अगर आपने इसको समझा तो ज़रा ये देखें, मुझे आप बता सकते हैं कि b प्लस R1 की वैल्यू क्या है, या R1 क्या है, R1 इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई डी। तो मैंने किया कुछ भी नहीं है, मैंने लिखा असल में यही है, लेकिन सिर्फ मैंने यहाँ पे ये किया है कि मैंने वेरिएबल जो था, जो मैंने सी मल्टीप्लाई बाई डी की जगह यहाँ क्या लिख दिया, सी मल्टीप्लाई बाई डी की जगह मैंने लिख दिया R1, क्योंकि ये क्या है b प्लस सी मल्टीप्लाई बाई डी, और सी मल्टीप्लाई बाई डी को हम ऑलरेडी R1 की इक्वल रख चुके हैं। अब ये मैंने किया क्यों है, ये मैंने किया है 3 एड्रेस कोड की शर्त को पूरा करने के लिए। आई एम सॉरी दैट इज R1। 3 एड्रेस कोड की शर्त कैसे पूरी हो रही ज़रा देखें। एक वेरिएबल हो गया R2, एक वेरिएबल हो गया B, तीसरा वेरिएबल हो गया R1। इसका मतलब है 3 एड्रेस कोड का की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट है, और एक सिर्फ ऑपरेटर है वो है प्लस। तो अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मैंने जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, सी ए इज इक्वल टू बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई डी, मैं असल में इसको सब एक्सप्रेशंस में तोड़ रहा हूँ। मैं इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा हूँ सब एक्सप्रेशन में, पहला एक्सप्रेशन दूसरा एक्सप्रेशन। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है ये इतनी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी कि कोई भी मशीन इसको आसानी से समझ लेगी। इसलिए हम कहते हैं कि कोड मशीन इंडिपेंडेंट हो जाता है। हम कोड को इतना ज़्यादा डिवाइड करके, इतना ज़्यादा तोड़ के, इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि किसी भी मशीन के लिए उसको समझना आसान हो जाता है। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 3 में हम लिखेंगे बल्कि इनफैक्ट क्योंकि मेरे पास एग्जांपल पूरी हो रही है, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू R2। ज़रा इस बात को समझिएगा कि पहले मैंने क्या लिखा, R1 इज इक्वल टू, ये याद रखिएगा जो सेमी कॉलन मैंने यहाँ डाले हुए, सेमी कॉलन्स डालना ज़रूरी नहीं होते, इसके बगैर भी काम हो सकता है। तो पहली स्टेप क्या था, R1 इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई डी। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का पहले मैंने इतना हिस्सा लिया, फिर मैंने लिखा R2 इज इक्वल टू बी प्लस R1, क्योंकि R1 असल में मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई डी, क्योंकि R1 की वैल्यू सी मल्टीप्लाई बाई डी है। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को दोबारा से ब्रेक किया दूसरी लाइन के अंदर, और क्योंकि अब ये सारा जो है b प्लस R1, या अगर मैं इसको लिखूं कि b प्लस सी मल्टीप्लाई बाई डी, ये सारा किसके इक्वल है, ये सारा कुछ इक्वल है a के, और ये सारा किसके इक्वल हो चुका है, ये सारा इक्वल हो चुका है R2 के। तो मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू R2। अगर आप इसको रिवर्स में लेके जाएं तो ये ऐसे हो रहा है, R2 किसके इक्वल है, b प्लस R1, और R1 किसके इक्वल है, b प्लस सी मल्टीप्लाई बाई डी। तो ये मैंने इसको रिवर्स करके लिखा है। तो असल में मैंने इस एक्सप्रेशन को सब एक्सप्रेशंस में डिवाइड कर दिया है। इसी को असल में हम लोग इंटरमीडिएट कोड जनरेशन कहते हैं, कि आप एक बड़े एक्सप्रेशन को तोड़ दें छोटे एक्सप्रेशन में। फ़ायदा कि इस एक्सप्रेशन जो कि एक बड़ा एक्सप्रेशन था, मैंने उसको इतना ज़्यादा डिवाइड कर दिया कि इसको अब किसी भी मशीन के लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान है। आप एक कंपाइलर में इसको लिखें तो अब आसानी दूसरा कंपाइलर इसको कैसे समझ लेगा, क्योंकि कोड इतना ज़्यादा आसान फॉर्म में लिखा हुआ है कि उसके लिए वो इतना ज़्यादा ब्रेक हो चुका है कि वो उसको लाइन बाय लाइन ईजिली रिकन्स्ट्रक्ट कर सकता है। ठीक है जी। और भी एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी, z इज इक्वल टू 3 प्लस। तो मैं चाहूँगा कि आप इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें। मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल जहाँ पे जो सॉल्व करूँगा, बल्कि इनफैक्ट मैंने तो शायद यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल भी सॉल्व की हुई है। मैं अभी आपके लिए ये वाली एग्जाम्पल सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। और आप प्लीज़ डोंट वरी, ये एग्जाम्पल्स वैसे तो स्लाइड्स में हैं, ये वाली स्लाइड में है, ये वाली नहीं है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। मैं आपको इसका थोड़ा सा सोल्यूशन भी बताऊंगा और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस भी करूंगा।
तो आप परेशान ना हुआ करें। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा कि z इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस सी, और हमने करना क्या है, हमने इसका इंटरमीडिएट कोड बनाना है यूजिंग 3 एड्रेस कोड। सबसे पहले याद रखिएगा बोथ मैथ्स रूल, अब आपने नहीं भूलना, बोथ मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या ओपन होता है, सबसे पहले ब्रैकेट। इसका मतलब है कि हमने सबसे पहले तो इसको ओपन करना है। अच्छा, अब इसके अंदर दो ऑपरेटर हैं, प्लस बी और माइनस बी है, तो पहले प्लस होगा या माइनस होगा, तो पहले एडिशन होती है फिर सब्ट्रैक्शन होती है, मतलब पहले ए प्लस बी वाला हिस्सा सॉल्व होगा फिर उसके बाद ये माइनस वाला सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। मैं लिख रहा हूं T1 लिखें, R1 लिखें, Z1 लिखें, आपकी मर्जी। मैं लिख रहा हूं T1 इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं a प्लस बी को लिख रहा हूं, इज इक्वल टू a प्लस बी। 3s एड्रेस कोड के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहला वेरिएबल T1, दूसरा वेरिएबल a और तीसरा वेरिएबल b और ऑपरेटर भी एक, इसी को 3 एड्रेस कोड बोलते हैं। ठीक है जी, अब हम लोग आते हैं जी नेक्स्ट लाइन के अंदर। अब बारी आ गई माइनस सी की। अच्छा, ये जरा आप सोच के बताएं कैसे लिखेंगे। T2 इज इक्वल टू T1 माइनस सी। क्यों? क्योंकि अगर मैं T1 की वैल्यू दोबारा लिखूं तो वह क्या है, a प्लस बी माइनस सी, तो ये चीज़ वापस आ जाती है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि मैं अपने एक्सप्रेशन को ब्रेक करता जा रहा हूं। उसके बाद अब मैं लिखूंगा T3 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय T2। अगेन ऐसा क्यों है, आप इसको जरा रिवर्स इंजीनियरिंग करके देख लें। C डिवाइडेड बाय T2 की जगह क्या आएगा, T1 माइनस सी, और फिर T1 की जगह क्या आएगा, T1 की जगह आएगा a प्लस बी माइनस सी। ठीक है जी, होपफुली आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। और फाइनली फिर मैं क्या लिखूंगा, फाइनली मैं यहां पे लिखूंगा z इज इक्वल टू T3, क्योंकि अगर आप इसको रिवर्स लेके जाएं तो ये हमारे पास z इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, यहां पे मैं इसको एंड करता हूं। ये वाली एग्जांपल आप खुद करेंगे, मैं इसमें आपको हिंट दे देता हूं। आपने इसको यहां से स्टार्ट करना है 4 + 5 से, क्योंकि सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ये सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहले आप 4 + 5 करेंगे और उसके बाद आप बाकी सॉल्व करेंगे। सिमिलरली इसका सोल्यूशन तो मैंने स्लाइड्स में दिया हुआ है, आप ज़रूर इसका एक दफ़ा इसको पढ़ें ताकि आपको मेरी बात समझ आए। आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने बी स्क्वायर को सॉल्व किया है सबसे पहले। उसकी रीज़न सबसे पहले तो बात ये देखें कि मेरे पास ब्रैकेट्स भी दो हैं। मैं ये बात क्लियर करता हूँ, एक ब्रैकेट मेरे पास 2 - b है, एक ब्रैकेट मेरे पास ये वाला है। तो जो है मैंने ये वाला क्यों सॉल्व किया है, क्योंकि बोथ मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग जब आप ब्रैकेट खोलते हैं, देखें ब्रैकेट्स दो हैं, ये भी है और फिर ये भी है, तो पहले ये क्यों सॉल्व हुआ है, क्योंकि ब्रैकेट के फौरन बाद क्या चीज़ सॉल्व होती है, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है, बी स्क्वायर, इससे पहले मैंने बी स्क्वायर को सॉल्व किया। ठीक है जी, तो आप प्लीज़ अच्छा याद रखिएगा समटाइम्स हमारे पास दो किस्म की भी 3 एड्रेस कोड बन रहे होते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। ठीक है जी, अब वैसे अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे भी बी स्क्वायर होता तो हम पहले ये भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है जी, एंड दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मेरे पास ये जो डायग्राम है ये तो मैंने वैसे आपको बता दी कि सबसे पहले आपके पास ये डायग्राम हमारे पास शुरू में भी आई थी कि आपने टोकन्स बनाए, फिर आपने ट्री बनाया, सिमेंटिक एनालिसिस में आपने जो है डेटा टाइप्स वगैरह को चेक किया। ये जो डायग्राम आपको शुरू से नज़र आ रही थी जो कि मैं पहले डिस्कस नहीं कर रहा था, ये वो 3 एड्रेस कोड था जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अब हमारे पास आप ये समझें कि इस कोर्स का सिर्फ आखिरी पार्ट रहेगा जो कि है कोड ऑप्टिमाइजेशन, जो कि इंशाल्लाह हम लोग एक आधे लेक्चर में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। एंड दैट वाज इट। अब हम लोग फ्रंट एंड को तकरीबन हमारा जो 2 पास कंपाइलर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 पास कंपाइलर सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड, मिडल एंड जहाँ पे आता है फिर वहाँ पे कोड ऑप्टिमाइजेशन की बात होती है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट वाज इट, दैट वाज अबाउट ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 12। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर की आप एग्जाम्पल ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 13 इंशाल्लाह। स्टे होम, stay safe.